22 साल 22 साल तक आर्सेनल के फैंस प्रीमियर लीग ट्रॉफी का इंतज़ार करते रहे। हर सीज़न एक उम्मीद होती थी कि इस बार आर्सेनल कर दिखाएगा, लेकिन कभी मैनचेस्टर सिटी उनसे आगे निकल जाती थी तो कभी खुद आर्सेनल ज़रूरी मौक़ों पर पॉइंट्स गंवा देता था। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। आर्सेनल के पास बेहतर खिलाड़ी पहले भी थे, मिकेल आर्टेटा भी पहले से टीम को संभाल रहे थे, लेकिन इस सीज़न में आर्सेनल ने अपने खेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तो आखिरकार ऐसा क्या बदला कि 22 साल बाद आर्सेनल के पास प्रीमियर लीग ट्रॉफी वापस आ गई। सबसे बड़ा बदलाव उनकी डिफेंसिव लाइन में देखने को मिला। आर्टेटा ने डिफेंसिव लाइन को पहले से बहुत ही ज़्यादा संगठित बना दिया था, जिसके वजह से ऑपोजिशन की टीम को बहुत कम समय मिल पाता था स्पेस को यूटिलाइज कर गोल स्कोर कर सकने के लिए, और किसी भी टीम के लिए सेंटर से अटैक करने के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। सलीबा और गैब्रियल जैसे खिलाड़ी टीम को अपने तरीके से डिफेंसिव लाइन में मजबूती देते थे और एक तरीके से पूरी टीम मिलकर एक यूनिट की तरह अटैकिंग के साथ साथ डिफेंड भी करती थी। जब सामने वाली टीम बॉल लेकर आगे बढ़ती थी, आर्सेनल की टीम बिना कुछ सोचे समझे दबाव नहीं बनाती थी। इसके बजाय वो ओपोजिशन टीम को मैदान के किनारे की तरफ जाने पर मजबूर करते थे, क्योंकि किसी भी टीम के लिए बीच से अटैक करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि कॉर्नर साइड से अटैक करने पर काफ़ी टीमों के लिए अच्छे मौके बना पाना मुश्किल हो जाता है। यानी आर्सेनल सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा था, बल्कि वो ओपोजिशन टीम को तय करने पर मजबूर कर रहा था कि वो हमला कौन से किनारे से करे। और जब किसी भी टीम का डिफेंसिव यूनिट इतना मजबूत होता है तो खिलाड़ियों के अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है, और यहीं पर डेविड राया का रोल बहुत ही ज़रूरी था। राया सिर्फ गोल बचाने वाला गोलकीपर नहीं था, वो आर्सेनल के हमले की शुरुआत का भी एक ज़रूरी हिस्सा था। और जब बात डेक्लन राइस की करें तो उनका रोल आर्सेनल की यूनिट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। ओपोजिशन की टीम जब भी दबाव बनाती थी तो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ता था अपनी टीम को दबाव से बाहर निकलने के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर वो काउंटर अटैकिंग मूव्स में भी शामिल होता था। सीधी सी बात है, राइस आर्सेनल की डिफेंसिव और अटैकिंग यूनिट का एक बहुत ज़रूरी पुल था। कब गेम स्लो करना है, कब सामने वाली टीम को अपनी तरफ खींचना है और कब अचानक हमला करना है। आर्सेनल ज़्यादातर मैचेस में इसी तरीके से गेम को अपने नियंत्रण में लाता था, लेकिन सिर्फ मजबूत डिफेंसिव यूनिट होना या फिर बॉल पोजीशन बनाए रखना प्रीमियर लीग जीतने के लिए काफ़ी नहीं। आर्सेनल को गोल स्कोरर भी चाहिए था, और यहीं विक्टर ज्योकेरेस को साइन करना एक बहुत बड़ा बदलाव बना। आर्सेनल को एक ऐसा नंबर 9 सेंटर फॉरवर्ड मिला जो कि शारीरिक रूप से मजबूत था, डिफेंडर्स को फिजिकली टक्कर दे सकता था, बॉल ड्रिबल कर सकता था और गोल के सामने लगातार खतरा पैदा कर सकता था। और इसका फायदा आर्सेनल के दूसरे हमलावरों को भी मिला। आर्सेनल के अटैकिंग के सबसे अच्छी बात यह थी कि खिलाड़ी सिर्फ बॉल लेने का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक दूसरे के लिए जगह बना रहे थे। एक खिलाड़ी अपनी तरफ डिफेंडर्स को खींचता था, डिफेंडर्स अपनी पोजीशन लूज करता था और उसके पीछे स्पेस क्रिएट हो जाता था, और फिर आर्सेनल का दूसरा खिलाड़ी उस स्पेस में पहुंच जाता था। लेकिन जब कोई अपोजिशन टीम पूरी तरह अटैकिंग प्लेयर्स के साथ डिफेंड कर रही हो और मौके बना पाना मुश्किल हो, तब आर्सेनल के पास एक बड़ा हथियार था, कॉर्नर से मिलने वाले मौके। आर्सेनल ने कॉर्नर्स को लगभग एक खास हथियार बना दिया था। पेनल्टी बॉक्स में अपने लंबे कदकाठी के और ताकतवर खिलाड़ियों को जमा करके उन्होंने काफ़ी दबाव बनाया, और कभी कभी सिर्फ एक कॉर्नर ही काफ़ी होता था एक मैच से 3 अंक जुटाने के लिए। और इसी तरीके से वो काफ़ी मुश्किल मैचेस भी बड़ी आसानी से जीत जाते थे, और इसी तरीके से उन्होंने चैंपियंस लीग में काफ़ी दिग्गज टीमों को एक एक कर नॉकआउट किया। पिछले सीजन आर्सेनल ने तकरीबन 13 मैचेस सिर्फ
एक गोल डिफरेंस के बलबूते पे जीता और यही साबित करता है कि आर्सेनल ने दुविधा वाले परिस्थितियों में भी अपने ऊपर यकीन बनाए रखा। अगर एक गोल की बढ़त भी मिल जाती थी तो उसे भी उन्हें बचाना आता था और अगर ओपोजिशन की टीम दबाव बना रही है तो उस दबाव को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है वो भी आर्सेनल को अच्छी तरह से पता था। पूरा प्रीमियर लीग सीजन बहुत ही लंबा होता है, मुमकिन नहीं होता कि हर एक खिलाड़ी हर एक मैच में अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल में परफॉर्म कर पाएगा। इसीलिए आर्टेटा ने अपने खिलाड़ियों का रेस्ट एंड रिकवरी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ताकि सीजन के आखिरी हिस्से में जहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है उनके खिलाड़ी पूरी तरह से फिट और तैयार रहे, जिसके वजह से आर्सेनल लगातार मैच जीतता रहा। खिलाड़ियों में हुनर पहले भी था, आर्टेटा की सोच पहले भी अच्छी थी, लेकिन इस बार आर्सेनल ने सीख लिया था कि जब मैचेस अपने हिसाब से नहीं चल रहा हो तब भी जीत का रास्ता कैसे निकालना है। और इन सब चीज़ों ने मिलकर आर्सेनल को सिर्फ प्रीमियर लीग का दावेदार नहीं बनाया बल्कि खिताब जीतने का हकदार बना। और इसी के साथ 22 साल का इंतज़ार ख़त्म हो गया और प्रीमियर लीग की ट्रॉफी आखिरकार आर्सेनल के हाथों में आ गई। शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात ये थी कि चैंपियन बनने के लिए हर एक मैच बिल्कुल परफेक्ट खेलना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी ये है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से ना चल रही हो तब भी जीतने का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है और आर्सेनल ने इस सीज़न में वही किया। सो अगर आपको आर्सेनल की ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से आर्सेनल की प्रीमियर लीग जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था।